बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स इसमें दे चुके हैं। दिस चैप्टर का इम्पोर्टेंस मैं ऑलरेडी 9 to 10 मार्क्स का वेटेज दिया हूँ, राइट बेटे। तो ऑलमोस्ट अभी तक हम लोग 4 to 5 मार्क्स तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो लास्ट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट के साथ साथ सॉल्यूशन भी देते जा रहे हैं हम लोग, और प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे हिसाब से इस 12th में सबसे क्रिटिकल चैप्टर जो है सॉल्यूशंस है, जो कि डेप्थ में स्टडी करना है। चाहे फिजिकल जितने भी चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, आपका काइनेमेटिक्स हो, सब सारे भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, राइट बेटे। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके इसको आगे बढ़ाते रहिए। मैं ऑलरेडी फर्स्ट डे ही बोला हूँ, जो फिजिक्स के गेस्ट क्वेश्चन दिया हूँ, कि इस बार स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लगभग एग्जाम के बाद आप लोग बोलिए कि कितने % इसके क्वेश्चन टैली कर गए हैं। मेरा अनुमान है कि ऑलमोस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मेरे जो पढ़ा रहा हूँ उससे आ जाए, और जो भी बच्चे जो 70-80% लेके आ सकते थे वो 90 क्रॉस करेंगे, जो 60 लेके आ सकते थे वो 80 क्रॉस करेंगे, जो मार्जिन पे होंगे वो फर्स्ट क्लास लेके आएंगे मेरे सारे क्लासेस को, यदि वो फॉलो अप करते हैं। तो आज का टॉपिक अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके प्रीवियस जो भी हम लोग देखे हैं, ये स्टार्टिंग में आप देखिए कि इसमें सॉल्यूशंस के बेसिक हम लोग अंडरस्टैंडिंग बैठाए हैं। उसके बाद फर्स्ट हम लोग हेनरी लॉ देखे हैं, हेनरी लॉ के बाद रॉल्स लॉ देखें। वो डिटेल मैं नहीं जाऊंगा, वो सारे मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आज तो ये सारे जो प्रॉपर्टी प्रीवियस डाल्टन जो है, ये सारे प्रॉपर्टी हम क्या देख रहे हैं, सॉलिड के नेचर पे डिपेंड करता है। सॉलिड का नेचर कहने का मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। जो भी हेनरी लॉज आप पढ़े, रॉल्स लॉ पढ़े, डाल्टन थ्योरी पढ़े, ये सारे में कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं, सॉलिड का नेचर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये क्या करता है, सॉलिड के प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉलिड के प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है। ये क्या डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट है। जैसे मैं अपने प्रीवियस इसके जो लेक्चर सॉल्यूशन का ऑलरेडी वीडियो है, उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दिया हूँ। इस चैप्टर को डिटेल्स पढ़ने के लिए आपको मैं बार बार करता हूँ, मेरे ही चैनल पे जाइएगा, सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत अच्छा लेक्चर उसमें बना हुआ है सीक्वेंस में। आप वहाँ से जाकर डिटेल्स में उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसमें एक कितना अच्छा मैं एग्जांपल दिया हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई मॉल है, उस मॉल में कस्टमर बच्चे भी जा रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, मीडियम बच्चे भी, 15 to 18 ईयर्स, आपके मदर फादर पेरेंट्स अंकल जितने भी ओल्ड एज के पर्सन भी जा रहे हैं। तो जो ओनर है, ओनर को डजेंट मैटर कि मेरा कस्टमर का एज क्या है, वो उसका मतलब क्या, मेरा कितना सेल हुआ, नंबर कितने सेल्स से मतलब है। आप कस्टमर को उसको बच्चे, ये मतलब नहीं कि वो बच्चा आ रहा है, कि उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, कि उसके अंकल आ रहे हैं, किस एज ग्रुप का आ रहा है, डजेंट मैटर। मेन पर्पस क्या है, कितना मेरा सेल गया, यानी नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है एज का। एज क्या हो गया, जैसे सॉल्यूट का नेचर है। तो मैंने क्या बताया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। उसी तरह से जैसे मालिक को उससे लेना देना नहीं कि बच्चा मेरा सामान खरीद रहा है, कि ओल्ड 60 अबव 60% एज वाले लोग खरीद रहे हैं, कि 45 एज वाले खरीद रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। कितना मेरा दिन भर में प्रोडक्ट निकला, उससे उसको मतलब है। सिमिलरली यहाँ पे उसी तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपके सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ लाइन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं इसीलिए मेंशन करते हैं, देखिए ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है इन रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर। उसके नेचर से कोई मतलब नहीं कि वो सॉल्यूट है कि लिक्विड है कि गैस है। In respective of their nature relative to the total number of particles present in the solution, such property are called कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पर हमको सिर्फ क्या ध्यान देना है, सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट हैं या नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, उससे लेना देना है, राइट। तो इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप के हैं, राइट। जैसे हो गया रिलेटिव रोलिंग वेपर प्रेशर्स, इसको आगे करते रहें। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं
ये क्या दे रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये क्या कर रहा है, यदि कोई सॉल्यूशन है, चाहे सॉल्वेंट है, सॉरी कोई भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इंडिविजुअल P0 से इंडिकेट करते हैं। ऑलरेडी ये पहले भी हम लोग वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि कोई भी लिक्विड है किसी पॉट में रखते हैं, उसको ढक देते हैं और गर्म करने पर जो उसके एम्प्टी स्पेस में वेपर रहता है उसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर क्या करा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसी की रिलेटिव वर्ड हमेशा मैं बताता हूँ क्या है, किसी के रेस्पेक्ट में। तो जैसे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर ओरिजिनल वेपर प्रेशर है, जब कोई सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, राइट। तो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का ओरिजिनल को हम लोग P0 से इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो P0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहा है कि चेंज इन, यहाँ पर डेल पी, ए डेल पी डिवाइडेड बाई P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ पे देखिए ये दिया डेल पी अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये सॉल्यूट है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। और ये रिलेटिव, ये P0 से क्यों डिवाइड किए हैं, क्योंकि टर्म क्या है, रिलेटिव, किसी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट, जिसके रेस्पेक्ट में वो डिनोमिनेटर में। ये ऊपर वाला क्या हो गया, चेंज, ऊपर वाला क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल पी क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव वर्ड यूज करने का मतलब किसके रेस्पेक्ट में। तो यहां पर रिलेटिव का मतलब ये समझना जरूरी है, डेल पी अपॉन P0 जो यहां पे दिया हुआ है, डेल पी अपॉन P0 या P0 कब का है, जब सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर, सॉल्यूट मिलाए तो वेपर प्रेशर घट के P1 हो गया। तो चेंज P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव है, किसी के रेस्पेक्ट में बताना है। चले आगे बढ़े बेटे, ये सारे कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, तभी आप कुछ कर पाइएगा। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इसीलिए कहता हूं एनसीईआरटी को चप्पे चप्पे छापिए, समझिए उसको अच्छी तरह से। क्या कहा गया, क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिपेंड करता है सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो यार ये दिस वन इज कॉल्ड डेल पी अपॉन P01, डेल पी अपॉन P01 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन में दोनों आएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी, यहां से देखिए मार्किंग बताता हूं, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपके, 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल या और 2 मार्क्स के। इस तरह से 5 मार्क्स से कवर अप करेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 5 मार्क्स, 2 ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अभी ही मैं श्योर शॉर्ट बताता हूं। वांट ऑफ फैक्टर निकालना रहेगा, आई का वैल्यू दिया रहेगा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, राइट। आप 20 ऑब्जेक्टिव के लिए मैं ऑलरेडी बताया हूं 24, 25। एक और आज इंपॉर्टेंट पॉइंट देने जा रहा हूं, एग्जाम के नजदीक जैसे जैसे आप लोग पहुंच रहे हो, तो बच्चे जिनके पास टाइम कम है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए दैट इज माय हिट 24, 25 का सारा क्वेश्चन बना जाइए जो आया हुआ है, उतना भी कर लीजिएगा तो आप 50% क्वेश्चन 60% मार्क्स जरूर लेके आइएगा। 25 और 25 के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारा का सारा बना जाइए, डेफिनेटली आप 60% से ऊपर नंबर लेके आइएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बताता हूं 23, 24, 25 तीनों साल का बना जाइए, ऑब्जेक्टिव 100% आप कवर अप कीजिएगा, राइट। तो इससे ये न्यूमेरिकल 1.6 को जरूर कवर, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स में जाएगा, राइट। इसको जरूर आप बनाइएगा। आगे बढ़ बेटे, वो आप पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लिए, क्या था आपका, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालते हैं तो डेफिनेटली आप जानते हो प्रेशर घटता है। वो सारा कॉन्सेप्ट पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए मेरे लेक्चर में आप चले जाइए। नेक्स्ट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कर रहा है, कोई सॉल्यूट है, जैसे पानी है, चाशनी जो शुगर का बनाते हैं, तो उसमें यदि शुगर हम डालते हैं तो जितना हम ज़्यादा डालेंगे उसको ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा।
तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया उस सॉल्वेंट का। सॉल्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि ज़्यादा रखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, वही बात कर रहा है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे प्योर सॉल्वेंट वाटर ले लिए, उसमें हम शुगर डालते गए, शुगर डालेंगे तो क्या होगा, अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, उसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वही कॉन्सेप्ट है वो। यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है किस पर डिपेंड करेगा, ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट केबी से डिनोट करते हुए चलिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट इज मोल, इसके ऊपर होगा डेल टी, हाँ ये दिस वन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टीबी नॉट क्या हो गया, जब वाटर है, प्योर वाटर है, जब उसमें सॉल्यूट डाल दिए तो टेम्परेचर कितना हो गया, बढ़ के टीबी हो गया। तो यहाँ डेल टीबी हमेशा बताता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, टेम्परेचर बढ़ा इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, ये देखिए मोलालिटी पर डिपेंड, एम स्मॉल एम हम लोग मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। हम लोग क्या लिखते हैं, एम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम में, नॉट ग्राम। 1000 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, उसी को मोलालिटी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलालिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कांस्टेंट आएगा केबी यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, मोलर कांस्टेंट, यही फॉर्मूला है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं उसको भी 1.7 को भी बनाना जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो भी हो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3-4 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी में से एक तो न्यूमेरिकल किसी न किसी से आएगा, तो इस न्यूमेरिकल को भी जरूर आप लोग बनाइएगा बेटे, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। 1.7 को जरूर कवर अप कीजिए। उसी तरह से अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट जैसे है, जब मान लीजिए कोई वाटर है, ठीक है, उसमें यदि सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, राइट। इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ, देखो T0F इनिशियल घट गया, फाइनल जब सॉल्यूट को मिला दिए तो TF बन गया, तो ये क्या हो गया, चेंज एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी किस पर डिपेंड करेगा, मोलालिटी पर, ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और यहाँ भी आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। केफ दिया रहा है कांस्टेंट, यहाँ भी सेम वही मोलालिटी का फॉर्मूला को यूज करके, और इसके प्रॉब्लम को आप लोग डेफिनेटली 1.9 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आपके घर में आरओ लगा हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट पर है। ऑस्मोसिस मीन्स सॉल्वेंट जो होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज किया गया। ऑस्मोसिस बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें क्या है ना, कोई भी जैसे मान लो कोई भी सॉल्वेंट है, जैसे मान लो कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, अब इसमें क्या है, एक सेमी परमेबल ये झिल्ली टाइप से रहता है। अब ये झिल्ली में क्या है, ये छोटे छोटे जाली रहते हैं, छोटे छोटे जाली रहते हैं, ठीक। अब इस जाली से क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स ही पास करेंगे सॉल्यूट के, क्या पास करेंगे, ओनली स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मान लो कि इस साइड में हायर कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब सॉल्यूट इसमें ज्यादा है, जैसे वाटर प्योर लिए तो हायर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे, इधर कम होंगे। अब क्या होगा, कोई भी यू नो वेरी वेल कि कोई भी पार्टिकल्स का फ्लो कहाँ से होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ये क्या करेंगे, ये पार्टिकल इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इस छोटे छोटे स्मॉल छिद्र जो बना हुआ है होल्स, उससे ये इधर पास करेंगे, राइट। तो इधर जो इम्प्योरिटी था, इम्प्योरिटी जो हो गया, यानी सॉल्यूट क्या है, इम्प्योरिटी है ना, प्योर आरओ में जो फंक्शन करते हैं, तो ये सारा का सारा इधर शिफ्ट होते चला जाएगा और इधर का पानी आपका शुद्ध होते जाएगा। परमिएबल
परमेबल मीन्स एक स्मॉल झिल्ली लगा रहता है, उस झिल्ली से सिर्फ सॉल्यूट ही पास करेंगे, सॉल्वेंट का पार्टिकल पास नहीं करेगा, सॉल्वेंट का पार्टिकल पास नहीं करेगा। तो सॉल्यूट एक साइड में ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन में है तो दूसरे साइड में चला गया, झिल्ली के उस साइड चला जाएगा और इधर से क्या हो गया, सॉल्यूट पार्टिकल हटते जाएंगे, जो सॉल्वेंट है वो प्योर होते जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल उधर क्रॉस नहीं कर सकता है। उसी फंक्शन पे ये काम करता है। तो डेफिनेटली क्या हो गया, वो पानी जो इम्प्योरिटी जो है ना आपका, इम्प्योरिटी के वो जो इम्प्योरिटी तो इधर चला गया ना, पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। हाँ, ये एग्जैक्ट ये फिगर नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि कितने लीटर में कितना हो जाएगा, ये प्रैक्टिकल का इशू है, प्रैक्टिकल देखने पे ही एग्जैक्ट मेजरमेंट हम लोग बता सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। और बाकी फिर फूड डिटेल्स में जाना है तो मेरा लेक्चर में अच्छी तरह से समझो इसको। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ, वही बता रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये देखो दिया हुआ है, ये लाइक वाटर कैन पासेज टू द होल्स, पासेज ऑफ द बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक सॉल्यूट इज हिंडर एंड मेम्ब्रेन्स इन, जाली लगा रहता है, जिससे कि जाली में खासियत क्या रहता है, या तो सॉल्यूट पार्टिकल के साइज बढ़ा तो वही पास करेगा, सॉल्वेंट वाला पास नहीं करेगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो दिस प्रोसेस इज ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसमें यही काम किया है। इसका फॉर्मूला खाली याद रखिए, पाई इक्वल टू CRT जो होता है, C कांस्टेंट है, R जो हो गया आपका, ये भी कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा। ये देखिए, ये फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू दी मोलार, यहाँ ध्यान देना है, मोलारिटी पर डिपेंड करेगा, कैपिटल M, मोलारिटी पर डिपेंड करेगा। क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, एक लीटर में कितना पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी C ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, C कांस्टेंट है, पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, N2/V, वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी एक लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वही मोलारिटी बोलते हैं। वो जो शुरू में बताया था कॉन्सेंट्रेशन, उसको आप कॉन्सेप्ट पक्का होना जरूरी है, ठीक है बेटे। R जो होगा गैस कांस्टेंट जो कि दिया रहेगा, तो इस फॉर्मूला पर आपको सिर्फ फोकस करना है, पाई CRT, C कांस्टेंट रहेगा, R गैस कांस्टेंट, वो भी 1.2 10 पावर समथिंग होता है। ये वही बताया ना, ये क्या हो गया, C क्या हो गया आपका, मोलारिटी, यहाँ जो कैपिटल M हम लोग शो करते थे ना वो C से है, C जो है दैट इज इक्वल टू M क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये ध्यान देना कि ये लीटर में लेना है। मोलालिटी में क्या है, 1000 ग्राम में या 1 kg में, 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। मोलारिटी क्या हो गया, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दी सॉल्यूट हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी ये बच्चे ये सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चार जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके प्रॉब्लम्स को एग्जाम्पल बना लीजिएगा। तो इस तरह से आप सारा क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हैं, ये काफ़ी है। यदि कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं अभी भी बता देता हूँ 1.9, 1.10, 1. जेई हो या नीट हो, दैट इज एनफ। एनसीईआरटी बुक मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चे जो जेई मेंस का तैयारी कर रहे हैं या जो नीट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री दैट इज एनफ। एनसीईआरटी का बुक है, काफ़ी है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यदि बच्चे कर लेंगे तो बोर्ड में तो बल्ले बल्ले होगा ही। मैं तो जेई मेंस के लिए भी बोल रहा हूँ और नीट के लिए भी 100% बोल रहा हूँ। उसी तरह से बायो में 100% नीट के लिए बायो का एनसीईआरटी बुक पढ़िए। फालतू को लोग आपको बताते हैं ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो। ओरिजिनलिटी जो कहानी है एनसीईआरटी बुक है बेटे, वही पढ़ोगे तब आपका कोई भी हो। हम लोग के समय में भी इतना मुश्किल होती, यू कांट बिलीव इट। जब हम लोग तैयारी करते थे या 95 की बात मैं बता रहा हूँ कि उस समय रिसोर्सेज कम थे, बुक बताने वाले भी कोई नहीं थे। और बुक कौन सा था, फॉरेन ऑथर, इरोडो बनाइए, रेसली खेलिडे बनाइए, जो कि फॉरेन लैंग्वेज में रहता था, जिसको कि अंडरस्टैंड करना बहुत टफ होता है। मीडियम के बच्चे, मीडियम क्लास के बच्चे उसको नहीं कर पाते, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था उस समय, रिसोर्सेज नहीं थे, ये इस तरह के कोचिंग सेंटर नहीं थे, ना मटेरियल उनका था। तो हम लोग बहुत टफ सिचुएशन में किए थे। HC वर्मा आ गया था तो कुछ फिजिक्स में राहत हो गई थी, लेकिन ये उस समय ये कोई नहीं बताया कि एनसीईआरटी पढ़ लोगों तो काम हो जाएगा। जो कि अब
मैं 3-4 साल से देखता हूँ कि एनसीईआरटी बना लोगे तो सारे काम सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से सॉल्यूशन के सारे मैंने गेस्ट क्वेश्चंस दे दिया हूँ। आप लोग कोशिश कीजिए खूब मेहनत करने के लिए। और मैथ का भी सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स तो कंप्लीट कर चुके इस दिस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री का भी हम लोग स्टार्टअप कर चुके हैं। मैथ भी सेशन तुरंत वीडियो कल परसों तक में उसका भी अपलोड हम लोग कर देंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।